हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बैक टाइट्रेशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि ये बैक टाइट्रेशन होता क्या है ये मुझे समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए, बैक टाइट्रेशन कब मुझे करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि दो सिचुएशन ऐसी होगी जब हम बैक टाइट्रेशन हमें करना पड़ सकता है। तो अभी हम इसको फर्स्ट सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद मैं करूंगा सेकेंड सिचुएशन को डिस्कस। फर्स्ट सिचुएशन देखिए कि हमारे पास सैंपल है और इस सैंपल में कोई एक वीक एसिड है। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि एसिटिक एसिड है। इसके अंदर क्या है, एसिटिक एसिड है। एंड एसिटिक एसिड ये प्योर नहीं है, ठीक है ना, इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी है। एसिटिक एसिड प्योर नहीं है, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी है। अगर प्योर होता तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नहीं होता, लेकिन इसके अंदर इम्प्योरिटी है। तो मान लेते हैं कि इसकी कुछ हमें इसके वेट दिए हुए हैं, ये इसके क्या है, कुछ वेट दिए हुए हैं। वेट इक्वल टू मान लेते हैं कि इस सैंपल में एसिटिक एसिड और इम्प्योरिटी मिला के वेट है 10 ग्राम। तो पूछ रहा है कि हमसे कि परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड इसके अंदर क्या है, परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू व्हाट। तो ऐसे सिचुएशन में बैक टाइट्रेशन कराना होगा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो अब देखिए कि बैक टाइट्रेशन हम लोग कैसे कराते हैं। तो ये एक एसिड है, लेकिन ये कैसे एसिड है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, मतलब ये एसिड है, तो इसका टाइट्रेशन मुझे कराना होगा बेस के साथ, ठीक है। तो मैं कैसा यूज करूंगा अभी इसका टाइट्रेशन करने के लिए बेस, इसके टाइट्रेशन करने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग बेस यूज करूंगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग इसके लिए क्या लेते हैं, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। एक सैंपल में एक फ्लास्क में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस मान लेते हैं हम लोग NaOH ले रहे हैं। तो NaOH ले रहे हैं और NaOH की मान लेते हैं कि इसमें जो हम लोग वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम वो मान लेते हैं कुछ हाफ लीटर यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 0.5 लीटर यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर ये जो NaOH है इसकी नॉर्मलिटी मान लेते हैं कि 0.2 N है, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें हम इसका टाइट्रेशन हमें कराने होंगे एसिटिक एसिड के साथ। तो एसिटिक एसिड यहाँ पे टाइट्रेंट का काम करेंगे। तो इसमें मैं एसिटिक एसिड रखता हूं और हम लोग क्या करेंगे, अभी एसिटिक एसिड इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना स्टार्ट करेंगे। तो होगा क्या कि अभी टाइट्रेशन होगा बिटवीन एसिटिक एसिड एंड NaOH। तो एक रिएक्शन होगी, रिएक्शन क्या होगी, CH3COOH प्लस NaOH। इससे हमारे बनेंगे सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस H2O। तो देखिए, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह टाइट्रेशन होता, जैसे कि सिंपल टाइट्रेशन होता है बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते, तो मैं क्या करता है इसके अंदर एक इंडिकेटर डाल देता, सुटेबल इंडिकेटर, जैसे कि फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर बेसिक मीडियम में पिंक होते हैं। तो जैसे मैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड डालना स्टार्ट करूंगा, इसको ये कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, तो एक पॉइंट आएगा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के बाद क्या होगा, फिर मैं एक ड्रॉप डालूंगा तो ये एसिडिक हो जाएंगे सॉल्यूशन, और वो चेंज करेंगे एसिडिक मीडियम में, ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस हो जाएंगे। फिर मैं इसको डालना बंद कर दूंगा, ठीक है, इसको क्लोज कर दूंगा, इसका वॉल्यूम मेजर कर लूंगा और इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि हमारे पास हमारे जो इंडिकेटर है, हमारे पास जो यहाँ पे टाइट्रेंट है, ये वीक टाइट्रेंट है। तो वीक टाइट्रेंट होने के कारण इसमें जो मुझे एंड पॉइंट मिलेगा वो क्लियर एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पीएच चेंज जो कर रही है ये शार्प पीएच चेंज नहीं कर रही है। अगर इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं जब हम लोग इंडिकेटर पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, तो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग लेते हैं, तो पीएच कर्व जो पीएच कर्व और टाइट्रेंट के वॉल्यूम के बीच में जो हमारा ग्राफ मिलता है पीएच, वो कुछ इस तरीके का मिलता है। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, इसके अंदर बेस है, तो बेस है तो पीएच इसकी कुछ होगी क्या, 7 से ज्यादा होगी, तो मान लेते हैं कि इतना 12 है। तो जैसे जैसे मैं इसके अंदर एसिड, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो ग्राफ की बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इस चीज को डिटेल से समझा जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर में। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं इसमें इंडिकेटर यूज करके डायरेक्टली क्यों नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसको हम लोग को बैक फिर से टाइट्रेशन क्यों करना होगा। तो उस समय क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में कि यहाँ पर पीएच इसका, जैसे जैसे मैं एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड डालना शुरू करूंगा तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होगी। एक पॉइंट होगा जब ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर हो जाएंगे, एंड पॉइंट आएगा। तो उसके बाद मैं अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालूंगा तो सडन चेंज होते हैं पीएच में, कुछ इस तरीके की पीएच डिक्रीज हो जाती है। मतलब एक ड्रॉप, इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम मान लेते हैं कुछ है, उसके बाद मैं एक ड्रॉप और एसिड डालूंगा, ये क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ एसिड। एसिड मीन स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी तो सडनली पीएच चेंज होता है, एक ड्रॉप अगर मैं डालूंगा और एसिड
तो पीएच की वैल्यू बहुत शार्प डिक्रीज हो जाएगी। फिर ग्रेजुअली ये कुछ इस तरीके का ग्राफ मुझे मिलता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, इसको हमें इस चीज को डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि शार्प पीएच चेंज होती है। तो इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज करते हैं और उसको हम लोग डिटेक्ट बहुत इजीली कर लेते हैं। तो इसके लिए सुटेबल इंडिकेटर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फेनोल्फथालीन अभी हम लोग यूज करेंगे। अब क्या है कि अगर मैं टाइट्रेशन कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड के साथ, तो मुझे जो पीएच कर्व मिलेगा, ग्राफ बिटवीन पीएच, वाई एक्सिस पे अगर मैं पीएच रखूंगा और एक्स एक्सिस पे रखूंगा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, तो कुछ ग्राफ मुझे इस तरह का मिलेगा कि स्टार्टिंग में अगर इसके अंदर NaOH है तो पीएच की वैल्यू वही है, कुछ 7 से ज्यादा होगी, मान लेते हैं 12 है। तो अब मैं वीक एसिड डालना शुरू कर रहा हूँ तो पीएच डिक्रीज करेंगे, लेकिन पीएच डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि इतना शार्प चेंज मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वीक एसिड है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट आएगा जब दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगी। इसके बाद ये वीक एसिड है तो इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम होती है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये पूरे के पूरे डिसॉल्व अच्छे से नहीं करते हैं, इसकी कुछ अल्फा की वैल्यू होती है। ये सब चीज समझ में आएगी आयनिक इक्विवेलेंट के बाद। तो क्या होगा कि मुझे शार्प पीएच चेंज कुछ नहीं मिलेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो शार्प पीएच चेंज नहीं हो रहा है, तो अभी इसके लिए कुछ सुटेबल इंडिकेटर जो होगा, सुटेबल इंडिकेटर हम जो हम लोग लेंगे इसके लिए, तो वो क्योंकि क्लियर एंड पॉइंट इसमें नहीं है, तो सुटेबल इंडिकेटर हम लोग अभी लेना कन्वीनियंट नहीं रहता इस टाइप की टाइट्रेशन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको बैक टाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है। तो बैक टाइट्रेशन में क्या करेंगे, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हमने लिया है। तो क्या करूंगा मैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि बेस की अमाउंट ज्यादा लेंगे, ठीक है ना। बेस की अमाउंट हम लोग ज्यादा लेंगे और इसका अमाउंट कम लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सारा का सारा बेस इसमें डाल देंगे, ठीक। तो बेस में डाला मतलब कि हम NaOH हमने एक्सेस में लिया है, NaOH की अमाउंट एक्सेस में है और ये हमने कम लिया है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएंगे। तो इसके बीच में जो रिएक्शन होगी, इसको अगर हमने सारा एसिटिक एसिड को इसमें डाल दिया है, तो सारे एसिटिक एसिड कंज्यूम हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो वीक है और वो कम एसोसिएट करते हैं, सारे के सारे कंज्यूम हो जाएंगे और बनेंगे क्या, सोडियम एसिटेट बनेंगे और H2O बनेगा। तो बाद में हमारे पास क्या रह जाएगा, इसके अंदर में ये सॉल्यूशन बेसिक रह जाएंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन क्या रह जाएंगे, बेसिक रह जाएंगे। मतलब कि NaOH इसके अंदर कुछ बचा रह जाएगा, NaOH बचा रह जाएगा, ये सॉल्यूशन बेसिक है। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास सॉल्यूशन में जो एसिटिक एसिड थे हमने सारे कंज्यूम करा दिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें इसका टाइट्रेशन अब मैं फिर से कराऊंगा। अगर ये बेस है तो एसिड के साथ, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अब मैं इसका टाइट्रेशन कराऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अभी मैं टाइट्रेंट यूज करूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करूंगा तो फिर उसके बीच इसके लिए क्लियर एक इंडिकेटर मुझे मिलेगा, जो कि इजीली हम लोग देख के पता कर पाएंगे कि कब कलर चेंज हो रहा है, और फिर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या करेंगे। अब क्या करेंगे कि मैं इसका पिक्चर फिर से एक बार नीचे बना रहा हूँ, ठीक है। कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है इस फ्लास्क में, जिसमें क्या है, हमें पता है कि NaOH एक्सेस में है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर सोडियम एसिटेट होंगे कुछ, वाटर होंगे कुछ, और कुछ NaOH होंगे। तो इसका मैं टाइट्रेशन अगर अभी एसिड से कराऊंगा, इसका हम लोग टाइट्रेशन किस चीज से करा रहे हैं, तो टाइट्रेशन के लिए हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। तो इसके अंदर अभी हमारे पास NaOH है और क्या है, सोडियम एसिटेट है CH3CONA, और क्या है, वाटर है, पानी है, ठीक है। तो अब मैं अभी बेस है, बेस को मुझे कंज्यूम कराना है, तो मैं कोई एक और स्ट्रॉन्ग एसिड लूंगा। तो फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर क्या ले लिए, HCl ले लिए। HCl का भी मुझे जो लूंगा उसका नॉर्मलिटी मैं नोन लूंगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी नॉर्मलिटी 0.1 हमने लिए हैं। और ये क्या होगा कि मैं अभी अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच टाइट्रेशन करा रहे हैं, तो एक सुटेबल इंडिकेटर हम लोग फॉर एग्जाम्पल फेनोल्फथालीन ऐड कर देंगे, HPH अभी हमें इसमें ऐड कर देने हैं, 1 ड्रॉप, फ्यू ड्रॉप्स, 1 और 2 ड्रॉप्स। तो क्या होगा कि इसकी फेनोल्फथालीन की प्रॉपर्टी है कि अभी हमारा मीडियम क्या है, स्टार्टिंग में इसको ओपन करने से पहले इसका मीडियम है बेसिक, क्योंकि ये बेस में है, इसकी मीडियम बेसिक है। तो फेनोल्फथालीन बेसिक मीडियम में पिंक होते हैं। तो अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा, दिखाई देगा मुझे, पिंक देगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर HCl डालना स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो HCl जैसे इसके अंदर आएंगे उसको NaOH कंज्यूम करना स्टार्ट कर जाएगा। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, NaOH कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएंगे, NaOH की अमाउंट कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और एक पॉइंट आएगा जब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, जितने ग्राम इक्विवेलेंट बेस थे हमने बराबर डाल दिए, जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके अंदर बेस थे उतने ग्राम इक्विवेलेंट हमने एसिड डाल दिए। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, एंड पॉइंट आ जाएगा।
उसके बाद अगर मैं फिर एक ड्रॉप और डालूंगा HCl तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम, फिर ये क्या हो जाएगा, इसका मीडियम हो जाएगा एसिडिक। तो इफेनॉक्थलीन की प्रॉपर्टी है कि एसिडिक मीडियम में इसकी कलर क्या होती है, ये कलरलेस हो जाते हैं। मतलब कि एंड पॉइंट के बाद अगर एक ड्रॉप, इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद एक ड्रॉप मैं अगर डालूंगा इसके अंदर HCl तो ये एसिडिक मीडियम इसकी हो जाएगी और ये कलर चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उस इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद एक ड्रॉप जो हम लोग डालते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंड पॉइंट। तो मतलब कि एंड पॉइंट आ जाएगा, जैसे कलर चेंज करेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा, इससे HCl डालना बंद कर दूंगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम मेजर कर लेंगे। तो मानते हैं कि इसका वॉल्यूम जो हमने डाला है ये 0.2 लीटर डाला है हमने। ठीक है, इसका वॉल्यूम 0.2 लीटर डाला है। तो हमें क्या निकालने थे, हमें निकालने थे एसिटिक एसिड का अमाउंट। ठीक है ना, एसिटिक एसिड का अमाउंट जो हमारे पास सैंपल थे स्टार्टिंग में सैंपल हमारे पास क्या थे कि एसिटिक एसिड और इम्प्योरिटी मिला के 10 ग्राम। तो इसमें मुझे निकालना था परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड, इसका मतलब वेट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो देखिए अभी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से यहाँ पर देखते हैं। अभी रिएक्शन जो NaOH की हो रही है, NaOH किस किस से रिएक्ट कर रहे हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ NaOH एसिटिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं और जो इसमें NaOH बच गए वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ HCl यहाँ पर, कुछ अमाउंट ऑफ NaOH यहाँ पर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ बचे रह जा रहे हैं NaOH। फिर हमने इसको यहाँ से कॉपी किया है, तो उस NaOH को कौन कंज्यूम कर रहा है, HCl कंज्यूम कर रहा है। नहीं, मतलब क्या हो रहा है कि हमने जो स्टार्टिंग में फ्लास्क में NaOH लिया था, इसका अमाउंट हम ज्यादा लिए थे, इसको कौन कंज्यूम कर रहा है, कुछ अमाउंट को एसिटिक एसिड कंज्यूम कर रहे हैं और रिमेनिंग अमाउंट को HCl कंज्यूम कर रहे हैं। ये पिक्चर है, इसको समझना जरूरी है, इस चीज को समझ लेंगे तो फिर इजीली हो जाएगा। इसका मतलब कि ग्राम इक्विवेलेंट टोटल जो NaOH का होगा वो इसके ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। नहीं, इसके कुछ ग्राम इक्विवेलेंट को एसिटिक एसिड कंज्यूम किया है और जो रिमेनिंग इसके ग्राम इक्विवेलेंट रह गया उसको HCl कंज्यूम किया है। इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है। तो अब हम बढ़ते हैं, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या होंगे, तो इसकी नॉर्मेलिटी इंटू इसकी वॉल्यूम, और इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, इसकी नॉर्मेलिटी इंटू इसकी वॉल्यूम, दोनों मुझे नोन है। दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड प्लस दिस। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के लिए नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दोनों NaOH का चाहिए। तो हमने NaOH जो लिया था स्टार्टिंग में, इसके वॉल्यूम थे 0.5 लीटर और नॉर्मेलिटी थी 0.2, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो 0.5 इंटू 0.2 हमें यहाँ करना है, 0.5 इंटू 0.2। क्यों? क्योंकि हमने जो लिया था एसिटिक एसिड उसका वॉल्यूम था 0.5 लीटर और नॉर्मेलिटी 0.2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड प्लस नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl। तो HCl की नॉर्मेलिटी 0.1 है और इसकी वॉल्यूम 0.2 है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड, दिस विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 0.2 माइनस 0.1 इंटू 0.2। नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.02। नहीं, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 0.02। एक्चुअली ये वैल्यू हो जाएंगे 0.1, ये वैल्यू हो जाएंगे 0.1 माइनस 0.02। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.08। इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl एसिटिक एसिड कितने आ गए, 0.08। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर हमें एसिटिक एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट आ गए तो एसिटिक एसिड की वेट आ जाएगी। नहीं, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक एसिड। इसकी वैल्यू है 0.08। तो इसका मतलब है कि वेट ऑफ एसिटिक एसिड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक एसिड क्या होंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ एसिटिक एसिड।
इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलेकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिटिक एसिड, दिस विल इक्वल टू 0.08। वेट मुझे निकालना है, वेट कितना है, तो वेट हमें फाइंड करना है। मोलेकुलर वेट एसिटिक एसिड के कितने होते हैं, तो एसिटिक एसिड के अंदर 2 कार्बन होते हैं 24, 4 हाइड्रोजन है 4 और 2 ऑक्सीजन है 32। इसको हम लोग ऐड करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिवाइड बाय 60। और इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड मोनोबेसिक एसिड है, इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, ये 1H प्लस रिलीज करते हैं, वैलेंसी फैक्टर 1 होगी, दिस विल बी इक्वल टू 0.08। इसका मतलब कि वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज विल बी इक्वल टू 0.08 इंटू 60, ये क्या हो जाएगी ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इतने ग्राम हमारे पास, इसका मतलब कि हमने जो हमारे पास सैंपल थे एसिटिक एसिड के स्टार्टिंग में, उसमें एसिटिक एसिड का वेट कितना था, एसिटिक एसिड का वेट ये है 0.08 इंटू 60 ग्राम। यहाँ पर एसिटिक एसिड की वेट कितनी हो गई 10 ग्राम में से, एसिटिक एसिड की वेट हो गई 0.08 इंटू क्या था 0.08 इंटू 60 ग्राम। अब बताइए कि टोटल वेट 10 ग्राम है, एसिटिक एसिड का वेट इतना ग्राम है, जिसका हम लोग परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे। क्या होगा, वेट ऑफ एसिटिक एसिड 0.08 इंटू 60 बाय टोटल वेट, दैट इज 10 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, इतने परसेंट इसके अंदर एसिटिक एसिड होगी। ये कैसे हम लोगों ने किया, हम लोगों ने इसे किया बैक टाइट्रेशन करके। क्लियर है, तो ये चीज है बैक टाइट्रेशन, और इसमें इस तरीके की क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके की क्वेश्चंस आएगी। ठीक है, तो इसे समझना जरूरी है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन मैं देता हूं, क्वेश्चन है कि 9 ग्राम ऑफ एन अमोनिया सॉल्यूशन, हमारे पास एक अमोनिया सॉल्यूशन है जिसका कि टोटल सॉल्यूशन का वेट है 9 ग्राम, इज ट्रीटेड विद 50 ml 0.5 एन H2SO4 सॉल्यूशन। अब फिर क्या कर रहा है, इसके बाद 25 ml 0.1 NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर बैक टाइट्रेशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैक टाइट्रेशन के लिए ये यूज होता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अमोनिया इन दिस सॉल्यूशन। क्लियर है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार आप पढ़िए फिर से। क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, अमोनिया है, लेकिन इसके अंदर कुछ और होगा, उसको हम इम्प्योरिटी मानते हैं। अमोनिया भी है, इम्प्योरिटी भी है। टोटल इसका वेट कितना है, टोटल इसका वेट 9 ग्राम है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 ग्राम है, तो इसमें अमोनिया की परसेंट हमें निकालनी है। तो अमोनिया की परसेंट अगर निकालने के लिए इसने क्या किया होगा, इसने टाइट्रेशन इसको किया होगा पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक है, तो इसको किसके साथ टाइट्रेशन किया होगा, H2SO4 के साथ। तो H2SO4 की नॉर्मलिटी कितने क्वेश्चन में दिए हुए हैं 0.5 N, और इसकी वॉल्यूम कितनी दी हुई है, आधा लीटर। ठीक है ना, 500 ml, इसका मतलब 0.5 लीटर इसके वॉल्यूम दिए हुए हैं। अब कह रहे हैं कि ये करने के बाद फिर से मुझे एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये करने के बाद मुझे क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बेस की रिक्वायरमेंट होती है NaOH, और इस NaOH में की नॉर्मलिटी है 0.1 N और वॉल्यूम है 20 ml मीन्स 20/1000 लीटर। इतने लीटर बेस की रिक्वायरमेंट होती है। आप एक चीज बताओ कि बेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो बेस किस चीज के लिए लिया गया होगा, फिर से अगर हम लोग बैक टाइट्रेशन कराते हैं बेस को, तो वो किस चीज से रिएक्ट किए होंगे, बेस, ऑब्वियसली बेस इस चीज से रिएक्ट किए होंगे, इस एसिड से नहीं। तो NH3 जो हमने स्टार्टिंग में लिया था उसको H2SO4 से रिएक्ट कराया, टाइट्रेशन कराया, तो इसके अंदर फिर कुछ H2SO4 बच गए होंगे, उसको कौन कंज्यूम करेगा, उसको कंज्यूम करने के लिए बैक टाइट्रेशन किया है NaOH, और इसका नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे निकालना है इसके अंदर प्योर अमोनिया का वेट। तो अभी वाले सिचुएशन में एक चीज समझ में आ रहा है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 एसिड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस बेस प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस बेस, नहीं ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि ये इससे भी रिएक्ट कर रहे हैं, इससे भी रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे इसके ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसके ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, this will be equal to number of gram equivalent of ammonia plus number of gram equivalent of NaOH plus number of gram equivalent of NaOH, दोनों के सम के बराबर होगा। अब पॉइंट ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगी, तो H2SO4 की नॉर्मलिटी और इसके वॉल्यूम का प्रोडक्ट, मतलब 0.5 इंटू 0.5, ये किसके बराबर होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया, इसको मैं x भी मानता हूँ। ठीक है, इतना चीजें लिखेंगे, x लिखते हैं, प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या होगा, NaOH की नॉर्मलिटी इंटू NaOH की वॉल्यूम, इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी 0.1 इंटू इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 20/1000। इससे हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया निकाल सकते हैं
0.5 इंटू 0.5 माइनस 0.1 इंटू 20/100, इतने ग्राम इक्विवेलेंट आ गए किसके, अमोनिया के। अब अमोनिया की ग्राम इक्विवेलेंट आ गए तो अमोनिया का वेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से उसी फॉर्मूला से, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ अमोनिया बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू दिस वैल्यू, नहीं तो वेट ऑफ अमोनिया बाय अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो अमोनिया का मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ बाय, इसके मोलिकुलर वेट 17 होते हैं, बाय इसलिए अगर रिएक्शन होगी तो अमोनिया की वैलेंसी फैक्टर 1 होगी, क्योंकि 1 मोल अमोनिया 1 मोल H प्लस को कंज्यूम करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू ये वैल्यू, ठीक है, मतलब कि 0.5 इंटू 0.5 माइनस 0.1 इंटू 20/100, इसका मतलब वेट ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा, इसका मतलब वेट ऑफ अमोनिया आ जाएगा इस वैल्यू को 0.5 इंटू 0.5 माइनस 0.1 इंटू 20/100, इस वैल्यू को मुझे क्या करना होगा, 17 से मल्टीप्लाई कर देने होंगे, 17 से मल्टीप्लाई कर देने होंगे, इतने ग्राम आ गए। तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज वेट ऑफ प्योर अमोनिया, अमोनिया का वेट इतना है, प्योर अमोनिया का वेट मुझे मिल गया, और अमोनिया प्लस इम्प्योरिटी का वेट टोटल वेट दिया हुआ है, तो परसेंटेज आ जाएगा, टोटल वेट है 9 ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ अमोनिया इसमें कितना होगा, इसमें परसेंट ऑफ अमोनिया होंगे, दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ अमोनिया, इसको मैं W कहता हूँ, बाय टोटल वेट 9 इंटू 100, यहाँ से W की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इतने परसेंट उसके अंदर अमोनिया हो। तो इसमें इस तरीके की बैक टाइट्रेशन में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और ये चीज मुझे समझना होगा, ठीक है। तो इसको आप ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्व करिए क्वेश्चन को, तो आपको आसानी रहेगी। इसमें यही करना है कि अगर एक एसिड है, 2 बेस है, तो एसिड की ग्राम इक्विवेलेंट दोनों बेस की ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएंगे। अब अगर एक बेस है, 2 एसिड है, तो बेस की ग्राम इक्विवेलेंट दोनों एसिड की ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एसिड बेस से रिएक्ट करती है, ठीक है। इस प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने कहा था स्टार्टिंग में कि बैक टाइट्रेशन की सिचुएशन 2 टाइम में राइज हो सकती है, तो एक तो इस तरह की सिचुएशंस में, मतलब कि एक चीज उसमें से वीक रहेगा। दूसरा कब सिचुएशन अराइज हो सकता है बैक टाइट्रेशन का, देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेकेंड सिचुएशन जबकि बैक टाइट्रेशन हमें करने पड़ सकता है। ये कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में हम लोग टाइट्रेशन कराएंगे, उस समय भी बैक टाइट्रेशन हमें करना पड़ सकता है। कब, जब मान लेते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में एक कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है। स्टार्टिंग में हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो मानते हैं कि फ्लास्क में हमारे पास एक HCl है, HCl सॉल्यूशन है, इसकी मुझे वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0.2 लीटर, और इसकी नॉर्मेलिटी भी पता है मुझे, इज इक्वल टू 0.1 N है, ठीक है, HCl का। और हमारे पास एक टाइट्रेंट है जिसको कि मैं ब्यूरेट में ले रहा हूं, और इस टाइट्रेंट का मुझे कॉन्सेंट्रेशन दैट इज नॉर्मेलिटी पता नहीं है। तो मानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH है, तो इसका मुझे नॉर्मेलिटी पता नहीं है, ये नॉर्मेलिटी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी एसिड बेस टाइट्रेशन हो रहा है, इसके लिए सूटेबल इंडिकेटर इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हम लोग फेनोल्फथालीन डाल रहे हैं, HPH डाल रहे हैं। तो अभी HPH एसिड में है, HPH किस मीडियम में है, एसिड में है, तो इसको हम लोग कहेंगे एसिडिक मीडियम में है। तो एसिडिक मीडियम में इसकी कलर क्या होती है, कलरलेस होती है। अभी ये मुझे इसमें कुछ कलर नहीं दिखेगा, कलरलेस है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर फ्यू ड्रॉप NaOH डालना स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो क्या होगा कि इस NaOH के एक ड्रॉप और HCl के एक, मतलब थोड़ा सा इक्विवेलेंट के बीच में रिएक्शन होगा, इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर जाएंगे, NaOH HCl को कंज्यूम करना स्टार्ट कर जाएंगे। धीरे धीरे इसके अंदर एसिड की अमाउंट कम होना स्टार्ट हो जाएगी। एक पॉइंट आएगा जब दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगी, मतलब जितने ग्राम इक्विवेलेंट HCl के थे उतने ग्राम इक्विवेलेंट हमने NaOH डाल दिए, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन कौन सी होगी, रिएक्शन होगी बिटवीन HCl एंड NaOH, रिएक्शन होगी बिटवीन HCl एंड NaOH। इससे क्या बनेंगे, NaCl प्लस H2। तो HCl के जितने ग्राम इक्विवेलेंट थे उतने ग्राम इक्विवेलेंट हमने NaOH डाल दिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे पास क्या हो गया, ये भी जितने थे सारे खत्म हो गए,
और ये भी जितने से सारे खत्म हो गए, एक दूसरे को कंज्यूम कर लिए, ये और ये बना, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल में उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। उस पॉइंट को, वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद अगर मैं एक ड्रॉप और NaOH डालूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं रहेगा, बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक के अंदर HPH है तो उसको हम लोग कहेंगे कि अभी बेसिक मीडियम में है, और इसका ये प्रॉपर्टी है कि बेसिक मीडियम में ये पिंक हो जाते हैं, तो ये पिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर ये पिंक होगा तो प्रॉब्लम ये है कि जो टाइट्रेशन कर रहा है उसने इसको ब्यूरेट को क्लोज करना भूल गया, उससे क्या हो गई, गलती हो गई, उससे गलती हो गई और उसने ब्यूरेट को क्लोज करना बंद कर दिया। तो अगर ब्यूरेट को बंद क्लोज कर देता तो हम इसके वॉल्यूम मेजर कर लेते, तो V इंटू एन इक्वल टू दिस V इंटू एन, इसकी नॉर्मलिटी फाइंड हो जाती। अब इसने बंद कर दिया, भूल गया, तो क्या है कि ये प्रोसेस है, ये चलता आ रहा है, मतलब इसके अंदर बेस की अमाउंट बढ़ती जा रही है, तो ये सोल्यूशन ओवरऑल क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएंगे अब, ठीक है। मान लीजिए कि 2 मिनट तक ये इसके अंदर NaOH बढ़ते जा रहा है एंड पॉइंट के बाद, तो इसके अंदर बेस की अमाउंट कुछ ज्यादा हो जाएगी, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या रहेगा सॉल्यूशन में, NaCl पहले से था, H2O पहले से था, और क्या है इसके अलावा भी बहुत ज्यादा NaOH हो गए, तो NaOH हो गया, इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक हो गया। तो अब क्या होगा कि मेरा टारगेट है कि इसके नॉर्मलिटी निकालना है, ठीक है, बट ऐसे तो अभी हो नहीं सकता, कुछ ज्यादा हो गया। तो अब क्या करना होगा, अब मुझे ये सॉल्यूशन बेसिक है, इसको फिर से टाइट्रेशन, मतलब बैक टाइट्रेशन अगेन बैक, ठीक, किसी से कराना होगा, किसी और एसिड से कराने होंगे ऑफ नॉन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को क्या करना होगा, फिर से टाइट्रेशन कराना होगा किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से। स्ट्रॉन्ग एसिड से क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी बेस है, तो इसका टाइट्रेशन हम फिर से किससे कराएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो इसको मैं फिर से कॉपी करके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। इस वाले सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, नीचे डाल रहे हैं, उठा के नीचे रख रहे हैं। इसके अंदर क्या है अभी, तो इसके अंदर, इस वाले सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास मतलब प्रीडोमिनेंटली NaOH है और NaCl H2O था, ठीक है, NaCl है, H2O है, ये न्यूट्रल है, तो ये है। तो इसको मैं क्या करूंगा ब्यूरेट में, फिर से मैं दूसरा ब्यूरेट में क्या करूंगा, इसके अंदर कोई एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड लूंगा। तो फॉर एग्जांपल अभी हम क्या ले रहे हैं, HNO3 ले रहे हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल मुझे पता है 0.01 है, और इसमें हम डालना स्टार्ट कर देंगे। अभी फिर से इसमें हम एक ड्रॉप इंडिकेटर डाल देंगे, तो यह इंडिकेटर पहले से डाला हुआ था HPH, तो अभी कलर क्या होगा, बेसिक मीडियम में पिंक। अब इसके अंदर HNO3 धीरे धीरे ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया, HNO3 इसको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, एक पॉइंट आएगा, जितने ग्राम में करंट NaOH के थे उतने ग्राम में करंट हमने HNO3 इसके अंदर डाल दिया, तो पूरा का पूरा उसको वो कंज्यूम कर जाएगा। तो फिर से क्या होगा, फिर से एक नया इक्विवेलेंट पॉइंट मुझे मिलेगा, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट अब जितने बेस है इसके अंदर उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हमने एसिड डाल दिए, तो फिर से मुझे एक इक्विवेलेंट पॉइंट मिलेंगे, मतलब सॉल्यूशन फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद फिर सडनली एक ड्रॉप और HNO3 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये बेसिक हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक हो जाएगी तो इसके मीडियम क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, एक ड्रॉप और HNO3 डालूंगा तो ये एसिडिक हो जाएंगे, क्योंकि HNO3 एसिड है, तो इसकी मीडियम क्या हो जाएगी, इसकी मीडियम एसिडिक हो जाएगी। तो इसका प्रॉपर्टी है फेनोल्फथालीन की, एसिडिक मीडियम में क्या होती है इसकी कलर, ये कलरलेस होते हैं। तो अभी फिर से ये कलरलेस हो गया सॉल्यूशन। तो जब जैसे ही कलर इसका चेंज होगा, कलरलेस होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एंड पॉइंट। फिर से एंड पॉइंट आ गया। अब अगर फिर से पागलपंती करेगा, फिर से ब्यूरेट बंद नहीं करेगा, तो फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू करना होगा। अब उसको गलती नहीं करनी होगी, अभी ब्यूरेट को क्लोज कर देना होगा, ठीक है। मिस्टेक एक बार हो सकती है, बार बार मिस्टेक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके ब्यूरेट को क्लोज कर देंगे, तो इसकी वॉल्यूम मेजर कर लेंगे, तो वॉल्यूम की वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं कि वॉल्यूम ये कहाँ पर 0. फॉर एग्जाम्पल 0.2 लीटर जब वॉल्यूम था, तो इसने ब्यूरेट क्लोज कर दिया। अब देखिए अब क्या हो रहा है हमारे पास, इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। अब हमारे पास ये हो रहा है कि हमने क्या क्या लिए, हमने पहले स्टार्टिंग में HCl लिया। HCl को कौन कंज्यूम कर रहा है, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, NaOH। और क्या हो रहा है कि इसमें NaOH की अमाउंट बढ़ जा रही है, फिर इस NaOH को कौन कंज्यूम कर रहा है, फिर से HNO3। तो मतलब कि इस NaOH को से कौन कौन रिएक्ट कर रहे हैं, तो HCl रिएक्ट कर रहे हैं और ये एसिड रिएक्ट कर रहे हैं। इस बेस से ये एसिड रिएक्ट कर रहे हैं और ये एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, एक तरफ बेस, ये दोनों एक तरफ, ठीक। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, नहीं कि ये बेस से ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो
हम लोग अब क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl विल बी HCl प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl कैसे निकलेगा, नॉर्मलिटी ऑफ HCl इनटू वॉल्यूम ऑफ HCl। तो HCl की नॉर्मलिटी वॉल्यूम हमें पता है, स्टार्टिंग में 0.2 वॉल्यूम है, 0.1 नॉर्मलिटी है, तो ये क्या हो जाएगी 0.1 इंटू 0.2, इसके ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे 0.1 इंटू 0.2 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 क्या आएंगे, तो HNO3 की वॉल्यूम इंटू HNO3 की नॉर्मलिटी, इसकी नॉर्मलिटी है 0.01 इंटू 0.02, दिस विल इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कैसे निकलेंगे, तो जो NaOH हमने लिए थे उसकी नॉर्मलिटी इनटू उसकी वॉल्यूम, उसका नॉर्मलिटी कितना था NaOH का, तो वही तो फाइंड करना है मुझे, तो N लिखता हूँ, NaOH का नॉर्मलिटी क्या लिखता हूँ, N इनटू NaOH का वॉल्यूम तो मेजर कर लिया होगा उसने जब उसका एंड पॉइंट एक्सीड किया होगा, एंड पॉइंट पे उसने गलती कर दी, इसको क्लोज नहीं किया, तो थोड़ी देर के बाद कभी तो क्लोज किया होगा, तो उस समय तो टोटल वॉल्यूम उसने मेजर कर लिया है, तो मान लेते हैं कि वॉल्यूम 0.6 लीटर था उस समय, ठीक है, वॉल्यूम कितना था 0.6 लीटर जब उसने बंद किया, तो टोटल वॉल्यूम कितने यूज हुए 0.6 लीटर, तो इनटू क्या होगा 0.6, ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मलिटी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, तो ये हो गई यहाँ पर बैक टाइट्रेशन की दूसरी सिचुएशन। इस दोनों सिचुएशन में बैक टाइट्रेशन यूज होता है। तो बैक का मतलब क्या हो गया कि एक बार हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, अगेन बैक फिर से हम टाइट्रेशन शो कर रहे हैं अपना डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पर आप नॉर्मलिटी फाइंड करोगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करके इसको 0.6 से डिवाइड कर देंगे। तो अब डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, तो यही पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि टाइट्रेंट कौन है और मतलब किसी से यहाँ पे इसका हम फ्लास्क को हम लोग क्या लिया है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेगा, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को समझ के। तो आपके जो भी डाउट्स अगर कुछ होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।